बच्चों। तो कल हम इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे पत्थरों की अनूठी दुनिया। तो इससे आगे का लेसन मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, आपने पढ़ा होगा। और अब हम इससे आगे का लेसन पढ़ते हैं, इससे आगे का हम पाठ पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि आधुनिक संसार के साधनों से पत्थरों की गति कम जरूर हुई है, लेकिन आज भी व्यापारिक जो काम है वो सारे पत्थरों के द्वारा ही होते हैं। देखिए, इसमें दो कारण हैं कि आपने फ़ोन पर किसी से बात की, ठीक है, वो लंबे समय तक वो बात नहीं रहती। एक समय बाद में उसको अगर अपन रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो एक समय बाद में उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। उसका कोई मतलब एक सबूत नहीं है कि आपने किससे क्या बात की, ठीक है। और लेकिन जब अपन पत्र में लिखकर अगर किसी को देते हैं तो हमारी लिखावट उस चीज़ को प्रमाणित करती है। तो जितने भी व्यापारिक जो काम होते हैं, बड़े बड़े जो व्यापार से संबंधित कार्य होते हैं, वो हमेशा पत्रों के द्वारा ही होते हैं, लिखित में होते हैं। और लिखित में जो कार्य होता है वो स्थायी रूप से होता है। मौखिक वर्ग जो होता है, मौखिक कार्य जो होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है। और लिखित जो काम होता है वो स्थायी होता है। अब लिखने का कौन सा तरीका है कि आप पत्र के द्वारा, यदि आप दूर बैठे हो तो पत्र के द्वारा कोई भी व्यापारिक कार्य कर सकते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। यदि आप बच्चे हैं, अभी आपका काम नहीं पड़ा होगा, लेकिन आप अपने पापा से, अपने दादाजी से, अपनी मम्मी से आप ज़रूर घर में इस बारे में पूछ सकते हैं कि शायद ही आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जिसने या तो कभी किसी का पत्र पढ़ा ना हो या किसी को पत्र लिखा ना हो, और जिसको लिखना नहीं आता उसने किसी से लिखवाया न हो। मतलब पहले क्या होते थे कि यदि आप अपने दादी जी से या मम्मी तो सबकी लगभग पढ़ी लिखी हैं, लेकिन हो सकता है आपकी दादी जी पढ़ी लिखी नहीं हो, तो उन्होंने अपने समय में यदि किसी को पत्र लिखना था या किसी का आया हुआ पत्र पढ़ना था तो उन्होंने ज़रूर किसी की सहायता ली होगी। यदि आप उनसे पूछेंगे तो आपको बेशक बताएंगी कि किस तरीके से वो किसी से पत्र लिखवाती थी या वो किसी के पत्र आने पर किसी से उसको पढ़वाती थी, या उन्हें किसी के पत्र का इंतज़ार नहीं रहता था या रहता था। मतलब सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं पत्रों से जुड़े हुए थे। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। जहां बॉर्डर पर, सीमा पर हमारे सैनिक युद्ध करते हैं तो उनके घर वाले या घर वालों से सैनिक जिस तरीके से पत्र का इंतज़ार करते थे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके समाचार जानने के लिए एक ही माध्यम होता था, पत्र। या तो सैनिकों द्वारा लिखा गया पत्र या परिवारजनों द्वारा लिखा गया पत्र जो सैनिकों तक पहुँचता था, तो उन तक वो पत्र पहुँचते पहुँचते महीनों बीत जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, क्योंकि पहले पत्र जब पहुंचते थे तो उन्हें बहुत समय लगता था। वे पहुंचने में महीने भर भी लग जाते थे, और कई बार तो ऐसा भी होता था कि जिसके लिए हमने पत्र लिखा है उसे वह समय पर मिलता भी नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे परिवहन के साधनों का विकास हुआ है तो पत्रों ने पहुंचने में जो गति थी वो उनकी बहुत बढ़ गई है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले के समय में लोगों के लिए संचार का माध्यम केवल चिट्ठियां ही थी, केवल पत्रों के द्वारा ही
वे अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते थे, लेकिन अब तो बहुत से साधन हो गए हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। कि आज भी यदि हम देखें तो कई लोग देश में आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को बहुत ही सहेज कर मतलब संभाल कर रखा हुआ है, और वे जब भी उनकी यादों में खोते हैं या उनको याद करने की कोशिश करते हैं तो पत्रों के द्वारा वे अपनी यादों को फिर से ताज़ा कर लेते हैं। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का एक विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पत्रों के माध्यम से ही, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा जिसे शीर्षक मिला पिता का पत्र पुत्री के नाम, और वही पत्र देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायी साबित हुआ। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज अपन मैसेज के द्वारा अपन किसी से बात तो कर सकते हैं, लेकिन हम उस मैसेज को लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। और पत्रों के द्वारा यदि हम अपना संदेश लिखकर भेजें तो हम उसको विस्तृत रूप में भी लिख सकते हैं और लंबे समय तक उसे रख सकते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? नहीं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बड़े लोग हैं, महान जो व्यक्ति हैं, देश की महान हस्तियां हैं, इन सबको हम पत्रों के माध्यम से, इनके द्वारा जो लिखे गए पत्रों के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि उस समय में इनकी स्थिति क्या रही होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमने सुभाष चंद्र के बोस को भी एक पाठ के रूप में पढ़ा है। ऐसे ही पिता का पत्र पुत्री के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये भी एक हमने पाठ के रूप में पढ़ा है, जो हमारे लिए प्रेरणादायी साबित हुआ है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। आप महात्मा गांधी जी के बारे में सब भलीभांति जानते हैं, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं और जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया था। इन्हें हम इस पत्रों की अगर हम बात करें तो इन्हें सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। जितने भी पुस्तकालय या संग्रहालय जहाँ पर बड़े कुछ वस्तुओं का संग्रह करके उन्हें एकत्रित करके रखा जाता है, यदि हम उनमें जाकर देखते हैं तो हमें वहाँ पर पत्र भी बहुत बड़ी संख्या में मिलेंगे। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यदि हम पत्रों को पढ़ते हैं तो हमें उस समय का, उस देश में उस समय का और उस समय के समाज को जानने और उसे समझने का असली वो ही एक जरिया है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूत लिए हुए था। जो स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम हुआ था, हम उस समय के लिखे हुए पत्रों को यदि पढ़ते हैं
तो हम आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संग्राम किस तरह, किस मुकाम तक ये पहुंचा था, किस तरीके से ये संग्राम लड़ा गया था। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखे गए इस निबंध में पत्रों की उपयोगिता और आधुनिक जीवन में उनका महत्व, ये सब हमने जानने का प्रयास किया। और इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में असाइनमेंट में दे रही हूँ, जो आपको करने हैं। धन्यवाद। तो जितना हमने अभी तक पत्रों के बारे में पढ़ा है, इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के रूप में दूंगी, जो आपको करने हैं। तो आपको ध्यान से इस पाठ को फिर से भी पढ़ना है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। मतलब महात्मा गांधी के पास में यदि कोई पत्र भेजता था तो उस पर पता लिखना होता है। बिना पते के तो पत्र कैसे जाएगा? तो सिर्फ पते के रूप में महात्मा गांधी इंडिया लिखे हुए आते थे। और जो डाकिया होता था, पहुंचाने वाला होता था, क्योंकि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, और वहां तक वो पत्र पहुंच जाते थे। वे जहां भी रहते थे वहां तक वे पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी के अलावा और भी जो उनके साथ जो इतने बड़े बड़े लोग थे, देश के आंदोलन में उनके सहयोगी थे, क्रांतिकारी थे, जिनको पूरा देश आसानी से जानता था, उन तक भी आराम से अगर उनका नाम लिख दिया गया तो वे पत्र उन तक पहुंच जाते थे। कहने का मतलब है उन सबको सभी जानते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। गांधी जी के पास में पूरी दुनिया से, एक भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जगह जगह से पत्र आते थे। पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय में वे उसका जवाब लिख देते थे। देखिए इतने महान व्यक्ति, इतने बड़े आदमी जो, और कितने पत्र उनके पास आते थे। हम जैसे लोग एक पत्र का जवाब लिखने में ही टाइम लगा देते हैं, आलस्य कर जाते हैं। आज पत्र मिला है, उसका जवाब कल तक लिख देंगे, आराम से लिख देंगे। लेकिन गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी जो थे, उनके पास में जब भी कोई पत्र आते वे तुरंत उसका जवाब लिखने बैठ जाते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। और ये नहीं कि किसी से लिखवा लिया, वो खुद अधिकतर खुद ही स्वयं ही लिखकर उसका जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में भी जुट जाते थे। कितनी अच्छी बात है कि वे लिखावट में दोनों हाथों का प्रयोग करते थे। और जब दाहिना हाथ उनका दर्द करने लगता तो वे अपने बाएं हाथ से लिखने लग जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते। प्रशस्ति पत्र मतलब प्रमाण पत्र, जो किसी अच्छे कार्य के मिलने पर मिलते हैं। तो जब महात्मा गांधी जी उन पत्रों का जवाब पत्र के द्वारा लोगों को भेजते थे तो लोग उन्हें, जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी को कोई अच्छा कार्य करने पर या किसी प्रतियोगिता में जीतने पर प्रमाण पत्र मिलता है तो लोग उसे फ्रेम में सजाकर अपने घरों में विशेष रूप से रखते हैं। तो वैसे ही जब गांव वालों के पास में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्र वापस आते थे तो वे उन्हें बहुत ही सहेज कर सजा कर रखते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर
लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जिस तरीके से प्रमाण पत्र को फ्रेम करवाकर अपने घर की दीवार पर लगाते हैं या अलमारी में शोकेस में सजाते हैं, उसी तरीके से कई लोगों ने महात्मा गांधी द्वारा जो जवाबी पत्र आता था उसको फ्रेम करवा कर रखा था। यह है पत्रों का जादू। ऐसे है पत्रों का जादू जो लोगों को सम्मोहित करता था। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा सकी हैं। कि इतना ही नहीं, पत्रों को आधार मानकर कई भाषाओं में कितनी किताबें भी लिखी गई है। तो अब हम इसके आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और प्रश्न जो मैं आपको दे रही हूँ वो आपको गृह कार्य में करने हैं।